ऐसे विषम ऐसी विषम परिस्थिति में या ऐसे विषम समय में जब पाठकों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, लगभग करोड़ों करोड़ की तुलना में देखा जाए तो लगभग शून्य है। तो आप कह भी रहे थे कि एक लेखक दूसरे लेखक के लिए लिखता है, संपादक के लिए लिखता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लिखते, आपके लेखन का क्या उद्देश्य है, क्यों लिखते हैं, या लेखन कर्म क्यों जारी रखे हुए हैं? देखो, ये लेखन जो है मेरा सबसे बड़ा सुख है। एक बार वो किसी ने मुझसे पूछा था कि आप क्यों लिखते हैं, तो मैंने भी उसको उलट के पूछा था कि तुम ये पूछो कि मैं क्यों जीता। मैं जीता ही हूँ इसी के। अगर लेखन बंद हो जाएगा तो मुझे ये लगेगा कि मेरे जीवन का न कोई उद्देश्य बचा है, न कोई इसका उपयोग बचा है, या जीते जी मर जाने जैसा हो गया। तो लेखन जो है मेरे लिए वही है। लेकिन इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि लेखन मेरा सामाजिक सरोकार है। इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। लेखन मेरा सामाजिक सरोकार है। ये तो मैंने पहले कहा था कि ये एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है कि स्वतः सुखाय भी है और सामाजिक सरोकार भी है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि जो मैं लिखता हूँ, अगर तुलसीदास ने भी, जिनका ये मुहावरा है स्वतः सुखाय तुलसी रघुनाथ का था, अगर लिख के उसको छपाया नहीं होता या उसको समाज को अर्पित नहीं किया होता, तब यह माना जाता कि वह स्वतः सुखाय था। तुलसी भी जो वो लिख रहे थे वो अपने लिए नहीं लिख रहे, सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए भी लिख रहे थे, लेकिन सामाजिक सरोकार का पलड़ा भारी था। सामाजिक सरोकार उसमें ज्यादा था जो समाज के लिए वो लिख रहे थे। तो लिखने में सुख तो है ही, लेकिन साथ साथ यह भी है कि हम अपने लेखन के द्वारा समाज को, जीवन को कुछ सुंदर, कुछ रहने लायक बनाना चाहते हैं। यानी हम लेखन के माध्यम से अपना सपना समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। कैसा समाज हम चाहते हैं, ये हमारा। लेकिन अब जहां तक है कि पाठक कम हो रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हिंदी के जो हम रचनाकार हैं वो आत्ममुग्धता की इस अवस्था से कभी उभरेंगे, चेतेंगे और उधर रुख करेंगे। मेरे पास ऐसे अनेक अनुभव हैं कि तुम कल्पना नहीं कर सकते हो कि गांव में जाकर गांव के सैकड़ों लोगों के बीच में अमराई में मैंने और अरविंद ने कहानी पढ़ी। अरविंद ने कहानी पढ़ी कौन, तो मुखरा, जो कि बौद्धिक किस्म की कहानी है। और वो तो ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं भी डर रहा था। मेरी तो कहानी थी एम्स में नंबर, जो मुझे पढ़ना था, उसको पढ़ना था। मुखरा वो पढ़ना नहीं था, वो चाहता था, मैं भी कहता था तुम दूसरी कहानी पढ़ो। हेमंत सौरभ के गांव में था, वो अड़ गया कि नहीं मुखरा ही पढ़े, तो डरते डरते वो पढ़ा। और मैंने, तुम विश्वास नहीं करोगे लेकिन तुमको करना पड़ेगा कि लोगों ने उस कहानी को भी ग्रहण किया, और एक दो नहीं, 4, 6, 8, 10 लोग पहले वही लोग बोले, तब जो प्रोफेसर लोग जो बोलने के लिए गए थे वो बोले। ये मैं नहीं कहा था कि पहले उन लोगों से पूछो तो कहानी समझ में आएगी। और कहानी का जो क्रक्स है, जो कहानी का जो सत्व है, जहाँ वो उन लोगों ने भी पकड़ा, जो थीम जिसको कहते हैं उसको उन लोगों ने पकड़ा। तो अगर हम अपनी रचना, अपना साहित्य लेके वहां जाएंगे तो साहित्य हमारा वहां पहुंचेगा और वो अपना काम करेगा। तो यहाँ क्योंकि साहित्य का महत्व यह है कि प्रेमचंद ने कहा है कि इसको कहते हैं मैंने द इंजीनियरिंग ऑफ द सोल, ये आत्मा की अभियंत्रणा है ये जो है। तो मनुष्य का जो चरित्र निर्माण है वो साहित्य के माध्यम से ही हो सकता है, दूसरा कोई माध्यम नहीं। शिक्षा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से,
साहित्य के माध्यम से, मतलब यही एक जो संस्कृति जिसको मूल रूप में कह सकते हो, संस्कृति के यही सभी पाठ हैं, उसके ही माध्यम से तुम चरित्र निर्माण कर सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं। और इसको लोगों ने जानबूझ के इसको ये अंधेरे में रसीद में हाशिए पर इसको धकेल दिया है। अभी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था ने इसको धकेल दिया है। हम उम्मीद करते हैं और करना ही चाहिए कि भविष्य के बारे में अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जो तुम नहीं जानते हो वो तुम ये कैसे जानते हो कि नेगेटिव ही होगा। इसलिए ये सोचना सुरक्षित है कि अच्छा ही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह समय बदले, और ये विश्वास भी करते हैं, क्योंकि एक हिंदुस्तान में ही कि लगभग 90 करोड़ आदमी एकदम गरीब हों और 1-2% लोग बहुत अमीर हों, बाकी जो 10-20 करोड़ लोग हैं वो भी उनकी तुलना में बहुत अमीर रहे, यह विषमता बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। यह निर्भर करता है कि जब हम या हमारे दल इस सक्षम होंगे उनको यह समझाने में कि तुम उठो जागो, ये कब तक भूखोगे, तो वो बदलना शुरू हो जाएगा। और इस तरह की सुगबुगाहट कुछ देखने में भी आती है। इसलिए ठीक है कभी पाठक नहीं है, हम आपस में ही पढ़ते होते हैं, लेकिन एक तो हम दोनों तरफ समझाते हैं। एक तो समय बदल सकता है, दूसरा है कि हमारा जो साहित्यिक समाज जो है, हमारे जो लेखक संघ वगैरह है, या जो हम खुद जो व्यक्तिगत जो रचनाकार वगैरह है, ये भी तो उस तरह को पहल करेंगे और पाठकों के तक साहित्य को लेकर पहुँचेंगे। इसीलिए हम लिखते हैं और पूरी उम्मीद से लिखते हैं। उसमें जरा सा भी निराशा का तो सवाल ही नहीं है, पूरी आशा के साथ, उम्मीद के साथ लिखते हैं। तो इसी से जुड़ा है कि आप कब और कैसे लिखते हैं? हाँ, लिखने का मेरा समय है सुबह का। सुबह में नहा कर या बगैर नहाए, अगर जाने का समय हुआ तो नहाना बाद में होता है। जैसे अभी बहुत गर्मी का समय है तो नहा पहले लेते हैं। नहाना उसमें मस्त नहीं है। बहुत लोग होते हैं कि नहा धो के नाश्ता करके कपड़ा लता पहन के पेट में सो नहीं। जिस हालत में भी है बस ब्रश व्रश कर लिया और वो जो चाय लेके, चाय के पहले सत्तू वत्तू का जो है उसी का उसका ये हुआ, और चाय लेके, ये मेरे साथ ये बन गया एक मेरा ये मनोवैज्ञानिक ये भी हो गया है ये कि चाय के ही साथ मैं लिख सकता हूँ। चाय खत्म हो गई तो एक शब्द मुझसे लिखा नहीं जाएगा, और इसीलिए चाय को मैं 2.5-3 घंटे तक मैं खींचता हूँ। मतलब मेरी सिटिंग अगर 3 घंटे की होगी तो चाय को भी 3 घंटे तक चलना पड़ेगा, चाहे वो पानी ही हो जाए। और जब यहाँ अंतिम शब्द लिखा गया आज का, तब वो चाय का अंतिम सिप, चाहे वो मतलब ठंडा पानी हो गया तो उसको लेके तभी उसको चुए। तो लिखने का समय मेरा सुबह का। जी, आप भविष्य में लेखन को लेकर आपकी विशेष कोई बड़ी योजना या फिर तो पहले उसको अब क्या योजना होगी जो मैंने उस उम्र के जिस मरहले में, जहाँ तक अभी जैसे वो बड़ा वाला उपन्यास था या हिरना बावरी जो आपने नाटक लिखा है। हाँ, तो वो है योजना, मैं बता रहा हूँ कि एक तो मैंने वो बड़ा वाला उपन्यास एक तो लिखी, वो तो पूरा ही है, प्रकाशक के इंतजार में है। प्रकाशक भी बहुत सताता है यार। प्रकाशक जो नहीं मिलता है ना, अगर देखो कहानी लिखना नहीं डिसकंटिन्यू होता, उसमें नहीं आता है ब्रेक। काहे लिख लिया, छोटी बड़ी किसी पत्रिका में छप गई, चलो 10 लोगों ने पढ़ा, कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं अच्छा है, तो समझ में भी आ गया कि क्या है, एक उत्साह बना रहता है। अब किताब लिख गई 2000 में मैंने वो लिखा था बरबरी, 2000 मई में, और लिखते लिखते मैं बुरी तरह बीमार पड़ा था। ये हालत हो गई थी कि जो कार्बन कॉपी की थी उसको मैं फाड़ नहीं, चाकू से काट नहीं पाया, इस कदर बीमार हो चुका था। और वह काम मैडम ने किया, आखिर स्कूल से आई और बैठ के उसने 200 पेज शुरू किया। वो अभी किशन के पास वो है, अब अभी भी वो छप की किताब नहीं है, मतलब 14 साल। क्या नाम था? बरबरी था, जो अब अता पत्ता के नाम से अब आएगा। उसमें मेरी योजना थी मतलब आत्मकथात्मक उपन्यास 3। उसमें एक था बचपन जो लिख लिया 2000 में। अगर वो उपन्यास उसी समय छप जाता तो वो 3 पूरी हो गई रहती।
दूसरे में मेरा था कि 10 साल का जो इवनिंग कॉलेज का मेरा संघर्ष है वो ऐतिहासिक है, उसको जरूर वो आना चाहिए था। वो अपनी तरह का संघर्ष था और उसको मैंने जीता, मतलब उस संघर्ष से मैं उभरा और विन करके, मतलब जीत कर मैं उभरा। इसलिए मैं चाहता था कि ये बहुत बड़ा मैसेज इसमें है कि संघर्ष से भागो ना, कैसे संघर्ष करके आदमी उभरता है, उसका था। और तीसरा था कि साहित्य का जो संघर्ष या साहित्य में जो, यही मन में था 3, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं था, तो इससे भी ये हो गया। लेकिन फिर भी अभी जैसे देखो कि अब जो मैं कर रहा हूँ, मैंने अब मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है। एक मंत्र की तरह इसको मन में रखता हूँ, सबको रखना चाहिए। तुम भी यही मन के, अगर अच्छा करना चाहते हो तो ये मान के चलो कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, तब जो करना है आज ही करो, तो तुम ज़्यादा काम करो। तो उसमें है क्या कि लिखा मैंने बहुत है, मतलब कागज मैंने बहुत रंगा है, बहुत। एक जगह तो मैंने उस उपन्यास की भूमिका में यह लिखा है, रेन भाई ये देश की भूमिका में, कि वो कम से कम 1.25 लाख पेज तो जरूर होगा, 1.25 लाख पेज ही उसमें है। अगर 1 लाख नहीं तो कम से कम 1.25 लाख पेज, मैंने वो लाख में जाएगा, 1000 में नहीं जाएगा, इतना मैंने कागज रंगा है। तो उसमें से भी कुछ कुछ निकलता है। जैसे नोटबुक से एक किताब मेरी पूरी हो चुकी है, एक पूरी नोटबुक जो सहरसा में मैंने टाइम दिया था जेपी को, तो उसमें निर्मला देशपांडे के साथ, धीरेन्द्र के साथ और लोगों के साथ जो मैं वहाँ घूमा फिर बनारस गया, तो वो पूरी डायरी मिली। तो उसको मैंने एक डायरी से दूसरे नोटबुक पर उसको कर लिया। वो किताब बिल्कुल बनी सुनी तैयार है, वो भी छपेगी। और एक जो कई उपन्यास अधूरे पड़े हैं, एक उपन्यास जो मेरे मन में था कि गांव जो अब जो बदल गया है, अब जो गांव अब है, इसकी पृष्ठभूमि पर मन में था कि एक बड़ा उपन्यास लिखा जाए, बिल्कुल मैंने गांव वाला, उसको शहर लाया ही नहीं है, गांव में ही उसको पूरी कथा को गांव में रखा है। उसका 2-3 खंड अलग अलग लिखा भी गया है। एक को तो मन लगा कि अब नहीं लिख पाएंगे, तो वो बाघिन जो कहानी है, वो जो किस्सा में जो कहानी बाघिन है, वो उसी का एक पार्ट है, बल्कि वो पहला अध्याय वही था। एक पाठक ने, जो बहुत होशियार दुर्गेश पाठक हैं, उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी, बाघिन कहानी तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन शुरू में जो आप उसका जो वर्णन करते हैं पहलवान का, उसका झोपड़ी का और उसका, तो ज़्यादा लंबा है। तब मैंने कहा कि देखिए, वास्तव में वो जो पेंदी है वो उपन्यास की पेंदी है, और बड़े उपन्यास, सैकड़ों पेज में उस उपन्यास को जाना था, और मैंने इसको कहानी का के छपा लिया, कहानी बन भी गई। तो वो जो पहलवान है, उस पहलवान के साथ आगे जो पात्र इसमें है नहीं, एक नया पात्र आने वाला है जो कि इस पहलवान से टकराएगा। उसका जो उसके साथ शागिर्द है, उसमें से 2 पहलवान या उसमें से किसी एक का मर्डर होगा, तो कहने जानते हैं किसका मर्डर होगा, वो करेगा, और बहुत खून खराबा आगे जाके उपन्यास में बहुत संघर्ष होना है। वो पहलवान है शुद्ध महाजन, उस टाइप का। तब तो एक तो वो भी उपन्यास था, लेकिन देखो कहाँ तक हो पाता है। काम तो मैं रोज करता हूँ, मैंने नियमित, विदाउट फेल, बिला नागा। वो अब कहीं जाना हुआ या किसी कारण से, मतलब मैं मेज पर बैठता जरूर हूँ, काम हो कि नहीं, बैठना नियमित है, और बैठने से आदमी कुछ न कुछ करे। आपको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है? मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ, मेरा अभी भी बिल्कुल कम कर रहा है, ठीक है, जो शरीर के स्तर पर जो भी हो, लेकिन माथा के स्तर पर ठीक है। थोड़ा स्मृति वगैरह उम्र आने पर थोड़ी कम होती है, किसी का नाम भूल गया, ये हो गया, लेकिन जो लेखन वाला जो है उसमें कोई ये नहीं होता। हाँ, स्पीड घट गया है, जैसे पहले 5-6 पेज तक रोज लिख लेते थे, वो नहीं हो पाता है। कुछ हाथ में भी खराबी आई है, एक साथ हम एक पैराग्राफ ही नहीं लिख सकते, 2-3 लाइन लिख के और फिर इसको पकड़ के बैठे हैं, इसको तो आराम देंगे, फिर शुरू करेंगे, ऐसे करके इसी तरह से कर ही रहे हैं, वो करते ही रहेंगे। बल्कि चाहते यही है कि मेरा लिखते ही बयान हो। तो जिस प्रकार का आज जो उपभोक्तावादी जो समाज हो चुका है, दृष्टिकोण जो हो गया है लोगों का, उसमें हिंदी लेखन का भविष्य आपको क्या नजर आता है? तो हालांकि पहले बता रहे थे कि अंग्रेजी का वर्चस्व है और
जॉब ओरिएंटेड, मतलब इस तरह से, तो उसमें हिंदी लेखन का भविष्य आप भविष्य तो आपको नजर है? हिंदी नहीं, भविष्य सबका धूमिल है, अंग्रेजी का भी। अंग्रेजी में भी तुम एक चीज मार्क करना कि जो साहित्य अभी ज्यादा पॉप जो वो जो कहते हैं, जो ज्यादा अभी जो पढ़ा जा रहा है, ज्यादा जो बिक रहा है, वो साहित्य कौन है? उस साहित्य को तुम क्लासिकल साहित्य से मिला के देखो तो पता चलेगा। अभी जो है वो जो असाहित्य है वो साहित्य के रूप में सामने आ रहा है, चल रहा है। इसीलिए संकट तो मतलब सब पर है, साहित्य पर भी है, संस्कृति पर भी है, विचार पर भी है, सपने पर भी है, सब पर संकट है। इन सभी संकटों से मानवता को, मनुष्य को उबरना है। ये बहुत बड़ा टास्क है। ये मेरे एक लेखक के बूते की बात नहीं है, एक भाषा के बूते की बात नहीं, यह वैश्विक स्थिति है। लेकिन ये मनुष्य का जब से इतिहास मिलता है तब से मनुष्य की यह फितरत है कि ज्यादातर लोग एक तरफ जाएंगे, भोगवाद की तरफ। सब दिन यही हुआ है। अब थोड़े से ही लोग रहते हैं जो कि जो संत मत के हुए या आदर्शवादी हुए या साहित्य, कला, संस्कृति, संगीत में गए, चित्र में गए, थोड़े से लोग होते हैं। लेकिन यह धारा भी तुम इतिहास में देख लो कि कितना भी कठिन काल आया है। यह जो धारा, संस्कृति की जो धारा है, कभी भी सूखी नहीं। और वो तो बहुत बड़ी धारा है, मेन स्ट्रीम तो वही है, ज्यादातर लोग तो उधर ही जाएंगे। इसलिए साहित्य के बहुत ज्यादा मतलब हो जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि पाठक घटते हैं, बढ़ते हैं। एक समय था जब हम लोगों के समय में पाठक बहुत थे, अब जो है वो बहुत कम हो गए। बहुत बड़ा फर्क हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये इसको बढ़ाया जाएगा, बढ़ेगा। वो उम्मीद करते हैं कि बढ़ाया जाएगा या बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से ये प्रवृत्ति तो क्षरण की है, इंटरनेट है, या आज जिस तरह से ई बुक का प्रचलन बढ़ा है और लोग पैसे खर्च नहीं करते हैं, तो किताबें जो छपती हैं वो दुकान में पड़ी रह जाए, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो सीधा सीधा इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाती हैं, आ जाती हैं, और वहाँ भी लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है। नहीं, खतरा तो है ही, ये संकट है, बहुत बड़ा संकट है। तो लेकिन जैसे जहाँ तक इसका है, जैसे देखो, जब रेडियो आया था, मैंने देखा है, रेडियो भी मेरे सामने आया, टीवी भी आया, नेट भी आया। रेडियो आया था तो लोगों ने हल्ला मचा दिया कि अब अखबार मर जाएगा, नहीं मरा। टीवी आया तो कहा कि अब रेडियो अखबार दोनों मर जाएगा, दोनों में से कोई नहीं मरा। नेट आया है तो कहा जा रहा है कि सब वही किताब पढ़ लेगा, यह भी नहीं होगा। क्यों कि 7 अरब से ज्यादा लोग हैं धरती पर। 7 अरब लोग जब नेट से जुड़ जाएंगे बढ़िया से, और प्रिंट आउट निकल, उसका प्रिंटर अपने घर में लगाने की पोजीशन में हो जाएंगे, तभी ना पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? 300 पेज की, 400 पेज की किताब है, वार एंड पीस तुम पढ़ोगे। 1000 पेज की किताब अंग्रेजी में है, 2000 पेज की हिंदी अनुवाद में है, वो तुम नेट पर बैठ के उसको पढ़ोगे एक पन्ना हटा के? वो नहीं संभव। धीरे धीरे नेट से भी लोग भाग रहे हैं, इसमें रोग होने लगा, इसके बहुत तरह का इसका जो साइड इफेक्ट प्रकट होने लगे। तो कुल मिला के यह है कि साहित्य मर रहा है, मतलब दूसरे कारणों से। नेट नहीं मार सकेगा इसको, यह तो निश्चित है कि नेट इसको नहीं मार सकेगा। लेकिन साहित्य को हाशिए पर धकेल दिया गया है, संस्कृति को धकेल दिया गया है, और अब संस्कृति और पॉप लिटरेचर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे खतरा है, लेकिन इससे भी उभरे। नई पीढ़ी के लेखकों में आपको क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? बहुत संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, सारी संभावनाएं। तो देखो, कोई भी आंदोलन ले लो, कोई भी। छायावाद में क्या 4 ही कवि थे? भक्ति काल में क्या 4 ही कवि थे? लेकिन 4 ही का नाम रह रहा। आगे जाके और जो नंददास, कुंभन दास थे, ये सब भी सब खत्म हो गए। खाली इतिहास के छात्र उसको पढ़ेंगे, बाकी नहीं रहेंगे। छायावाद के 4 में भी एक पंथ खतरे में है। धीरे धीरे महादेवी भी खतरे में पड़ेंगे, और निराला और ये बचेंगे। लेकिन नाम तुम लेते हो 4 का। नई कहानी आंदोलन में कितने लेखक थे, लेखिकाएं, लेकिन कितने इतिहास में ठहरते हैं?
वही होता है। हम जी अभी जो नई पीढ़ी, अरे इसको तो जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ है इस नई पीढ़ी को, ये जो युवा पीढ़ी जो है इसको आए हुए। अब मोहम्मद आरिफ ने एक कहानी लिखी लू, बहुत अच्छी हुई। अब उस कहानी इस तरह से उसको उछाल दिया गया आकाश में, बेचारा वो वहाँ से धर्म से गिरा। अब उसके बाद जो उसने लिखा, अब उसको इतना ना ये हो गया कि हम बहुत बड़े कथाकार हो गए कि गड़बड़ा गया। आगे जो उसने लिखा वो गड़बड़ाता गया। लेकिन जो उस झांसे में नहीं पड़ता, जो उस तरह से उछालने पर उछलता नहीं है और उछल के भी वो स्थिर रहता है, वो अच्छा लिख रहे हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, कहीं मैंने एक आध नाम मैंने लिया भी। कई लोग हैं जो अच्छा लिख रहे हैं, जिनसे उम्मीद है। और इस पीढ़ी में भी थोड़े 100-200 लोग बचेंगे। इतिहास में तो वही 2-4 लोग बचेंगे। लेकिन अभी तो इनका इतिहास बहुत दूर है न पढ़ना। अभी तो इनसे पहले की जो 2-3 पीढ़ियां हैं उनका भी इतिहास नहीं बना। ये लोग तो अभी हाँ, ये जरूर है कि ये चूंकि समय ही बहुत फास्ट हो गया है, हमारा जो ये समय है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। तो इसी हिसाब से मानसिकता भी फास्ट, मानस भी फास्ट हुआ है। तो ये जो पीढ़ी है वो तुरंत, मतलब जो अंगिका में हम लोग कहते हैं कि चोटे चौड़, कि अब धान से चावल निकालना है, एक चोट दिए उखल में और चावल निकल जाए, तो नहीं होता है। सैकड़ों चोट मारने पर तब जाके चावल निकलता है। तो इस पीढ़ी में ये थोड़ी जल्दबाजी दिखती है और एक उतावलापन कि मैंने वही हो जाएंगे। और वो उसके साथ साथ एक तो ईगो भी थोड़ा सा आम भी दिखता है। लेकिन इस सब में नहीं, थोड़े से लोगों में। हम बुराइयों को ही क्यों देखें? जो अच्छा लिख रहे हैं हम तो मैंने सबको पढ़ते हैं, जो अच्छा लगता है। जैसे नीलाक्षी अच्छा लिख रही है, अब अच्छा लिखा, लेकिन जब उसको बहुत ज़्यादा उछाल दिया गया तो अब एक कहानी अभी नया गिरोदे में अरविंद ले गया है कि उस पर मुझे लिखना है। उसमें एक लंबी कहानी उसकी थी। आधी कहानी पढ़ने के बाद भी मैं नहीं पढ़ सका। वो आभासी दुनिया, वो है यहाँ सोच रही है वहाँ, और वो नहीं पढ़ सका। तो यही होता है कि मान लो अब जो उसने अच्छा लिखा उसको तो अच्छा कहेंगे, जो अच्छा नहीं लिखा उसको अच्छा नहीं कहेंगे। ऐसे भी पंकज सुबीर हैं और भी जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो सीरियसली लिख रहे हैं। अब कुछ नए युवा लेखकों में एक प्रवृत्ति देखी जा रही है कि जैसे वो स्वयं प्रकाश ने एक बार इसकी चर्चा भी की थी कि लगता है जैसे कि पाठकों को आतंकित कर रहे हैं। एक बड़ा सा उदाहरण दे दिया कहानी के पहले किसी विदेशी लेखक का, लैटिन अमेरिकी लेखक का या किसी अफ्रीकी लेखक का दे दिया बड़ा सा उदाहरण, फिर बीच बीच में उदाहरण दे रहे हैं। तो स्वयं प्रकाश ने क्या कि आपकी जब आपका जो प्लॉट है, जो थीम है, उसके अनुरूप जब वो है नहीं तो आप क्या करना चाहते हैं? पाठकों को सिर्फ आतंकित ही नहीं करते हैं कि आप इतना ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो ये सभी प्रवृत्ति है, वो तो सब में होती है। जो नया मियाँ है वो प्याज ज़्यादा खाता है, तो वो तो कहावत है। खाता है कि नहीं खाता है पता नहीं, लेकिन कहावत है। नया मियाँ सर कहानी में, कहानी क्या मैंने जो लेखन कर्म है इसमें लोग नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का जो एक नया शब्द प्रयोग करते हैं, मैंने बांट करके देखते हैं कि ये पुरानी पीढ़ी के लेखक हैं, ये नई पीढ़ी, ये निहायत गलत है। तो इसे आप कहाँ? कोई पुराना नहीं होता है। देखो प्रेमचंद की कुछ कहानियां आज भी नहीं है, और बिल्कुल आज के लेखक की नई कहानी भी पुरानी से भी पुरानी है। ये जो बंटवारा है, ये बंटवारा नहीं है, ये गुटबाजी है। इसे आप गुटबाजी का, बिल्कुल ये आंदोलन चलाने का है। ये खास करके अभी जो नई कहानी ने भी यही किया था। और जिन लोगों ने किया वो तुम अगर नई कहानी आंदोलन के कहानीकारों को गिनना शुरू करो तो राजेंद्र यादव उसमें 1 नंबर पर थे। जब आंदोलन चल रहा था तो 3 जो ये ट्रायो जो था, इसका 3 जो नेता थे, टिकरी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश, तो राजेंद्र यादव 1 नंबर पर थे। आज वो कहीं भी नहीं है। 10 कहानीकार भी चुनेंगे तो उनका नाम नहीं आएगा। 10 में इनका आ जाएगा, मोहन राकेश, कमलेश्वर का नहीं आएगा। आएगा किनका? वो मन्नू भंडारी का आएगा, कृष्णा सोबती का आएगा, भीष्म साहनी का आएगा, मार्कंडेय का आएगा, शेखर जोशी का आएगा, इस तरह रेणु
बलात्कार, ये ऐसे लेखक हैं जो कि उस समय चुपचाप लिख रहे थे, जिससे कुछ हो ही नहीं रहा, अपना लिख रहे हैं, और ये लोग हंगामा मचाएंगे। तो हंगामा मचाने वाले धीरे धीरे, एक मोहन राकेश के पास नाटक में तो खैर है ही, उपन्यास में भी बहुत दम नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ कहानियां हैं, कमलेश्वर के पास भी कुछ कहानियां हैं वो बचेंगी, राजेंद्र यादव के पास एक भी कहानी नहीं। मैं राजेंद्र यादव का बहुत पुराना पाठक हूँ, एक एक कहानी, एक एक किताब उनकी मेरे पास थी, आप वो अभी भी है। लेकिन तुम अगर पूछो उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन है, तो एक तो वही टूटना और खेल खिलौने, ये दो कहानी मुझे, मैं कहूँगा। टूटना भी ये लगता है कि एक फ्रस्ट्रेटेड, मैंने कुंठित पात्र को का उन्होंने चित्रण किया। तो एक तो खेल खिलौने बचता है कि जो मैंने अब कुछ कहना ही है तो खेल खिलौने कहेंगे, लेकिन कमलेश्वर के पास ज़्यादा कहानियाँ, मोहन राकेश के पास और ज़्यादा कहानियाँ, अच्छी कहानी। दो और आखिर दो सवाल है। एक है कि एक रचनाकार अपने समय को किस तरह थोड़ा प्रभावित कर सकता है, समय को, लोगों को प्रभावित करना या कहानी की, समझ गया, समय को किस तरह से प्रभावित इसको कर लोग, सकता है? हाँ अच्छा तुमने पूछा, अच्छा सवाल है। पहले लोग इसको थोड़ा ग्रॉस ढंग से इस सवाल को पूछते थे कि क्या सामाजिक परिवर्तन में साहित्य या साहित्यकार की भूमिका हो सकती है, ये थोड़ा ग्रॉस था। उसे ये ज़्यादा ये कि अपने समय को कितना कर सकता है। सामाजिक परिवर्तन में भी अगर पूछते तो मैं कहता कि हाँ वो करता है, जबकि प्राय लोग कहते हैं कि ये मैं इस मुगालते में नहीं पढ़ता रहता कि सामाजिक बदले, वो समाज उस तरह से नहीं बदलेगा। जैसे देखो, प्रधानमंत्री मैं नहीं बन सका, जो वो खड़ा हुआ था, जो तैयारी कर रहा था उनमें से ही कोई बना, MP भी वही सब बना। लेकिन वही परिवर्तन तो होगा, राजनीतिक चीज है वो, तो उसी से परिवर्तन होगा जो अभी चल रहा है। लेकिन साहित्य की अपनी तो भूमिका है ना, वो आदमी का मनस तैयार करेगा, उसका चरित्र तैयार करेगा, उसको बनाएगा, वो जमीन वो तुमको बताएगा तो कि देखो तुम्हारे समाज में कितनी विषमता है, कितनी गरीबी है, कितना बलात्कार अत्याचार औरतों पर हो रहा है, कितना ये है वो है, या सरकार कहाँ ये है। इस तरह से मेरा है कि ये जो प्रक्रिया है ना, ये जो बदलने की प्रक्रिया है वो प्रत्यक्ष ज़्यादा नहीं है, ये जो है मतलब कि अंतर्भूत है, जैसे कि वो सरस्वती जैसे बहती है ना अंतर्धारा की तरह, वैसे, लेकिन काम तो करेगा ही। और बल्कि मुझे मेरा यह कहना है कि मनुष्य का जो इतिहास है वो इन्हीं लोगों का रचा हुआ है, ये इन्हीं लोगों के कारण वो इतिहास है जो जीवित है, वो संस्कृति का इतिहास। राजनीतिक इतिहास में क्या है, खाली युद्ध है, खाली हिंसा है, रक्तपात है, इसको मारा, इतनी औरतों का बलात्कार हुआ, इतना गुलाम बनाए गए, इतना सर काटे गए। लेकिन उसी समय जब वो लड़ रहे थे तो लोग संस्कृति भी निर्माण करते आ रहे थे। आज कहीं से भी तुम शुरू करो, वहाँ से यहाँ तक जो ये है, इतिहास तो ये बनाते हैं, मनुष्य का निर्माण ये करते हैं। इसीलिए इसका तो अपना मोल है। और कुछ लोग जो है इस तरह से बात कर देते हैं ना कि लगता है जैसे लिखना ही छोड़ा, तो बेकार है लिखना, कुछ कर ही। वही मैं आपसे पूछने वाला, जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, समय बदला तो लोग उसके अनुसार खुद को बदल लेते हैं। नहीं, ये जिनका कन्विक्शन मतलब कमजोर होता है ना, वो बदल लेते हैं। जैसे अब रूस में मार्क्सवाद था गया, तो बहुत जो कम्युनिस्ट हैं वो सारा जो टर्मिनोलॉजी जो था उसका, वो सबको हटा के अपना किताब से